Today's topic for today's lecture is electric dipole. Electric dipole. आज का जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक बेसिकली सीबीएसई यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली डेरिवेशन आ जाते हैं या क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया? डाई का मतलब दो, पोल का मतलब हो गया एंड्स। लेट्स सपोज सो इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, then it is named as electric dipole. Electric dipole. So लेट्स सपोज कर लीजिए इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, इन माइक्रोमीटर्स, इन नैनोमीटर्स हो सकता है। अब हम इस एंड को A लिख देते हैं, इस एंड को B लिख देते हैं। A एंड के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज रखा, B एंड के ऊपर प्लस Q चार्ज रखा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? It is a system or it is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. Then this type of system is called electric dipole. तो लेट्स सपोज कर लीजिए A और B के बीच में एक सेंटर पॉइंट है, लेट्स सपोज O। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसा इसलिए लिया जाता है ताकि हम न्यूमेरिकल्स को और डेरिवेशंस को इजीली सॉल्व कर सकें। सो A से B तक के डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं 2A। क्या सपोज करते हैं? 2A। इन दैट केस A टू O कितना हो जाएगा पुत्र? A, O टू B अगेन A। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल की वजह से हमें पहले कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा द टर्म कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट। सो दिस डाइपोल मूवमेंट इज बेसिकली हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सो P इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। दोनों चार्जेस का नेचर डिफरेंट है लेकिन दोनों चार्ज इक्वल है, तो आप किसी का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, इनटू द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो क्या मैं इसको A टू B लिख लूं? अगर इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज लिखना है तो ये Q इंटू 2A हो जाएगा। Q इंटू 2A। ध्यान रखिए 2A का मतलब ये नहीं है कि AB को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। AB की होल लेंथ आपने 2A ली है, and as it is a vector quantity, so its direction is from negative to positive charge। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब हम फर्दर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम स्टडी करेंगे बिकॉज ऑफ डाइपोल। आपने ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो अभी बताए हैं, ये हमारे यूज होंगे। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट। लेट्स सपोज हम पहला केस लेंगे, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है पुत्र? यानी कि आप सपोज एक चार्ज माइनस Q ले रहे हो, एक चार्ज प्लस Q ले रहे हो, और इन दोनों चार्जेस को अगर आप ज्वाइन करा देते हो
तो आपने उसका सेंटर लिया है O, पॉइंट लिया है A से B, लेट सपोज ये डिस्टेंस आपने लिया था स्मॉल a, यहां से यहां तक अगेन स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल a से B तक का आपने टोटल डिस्टेंस मेजर किया है 2a, यहां तक ठीक है पुत्र। अब लेट सपोज कर लीजिए सेंटर से एक्सिस का मतलब क्या हो गया, इसी लाइन को जो इन दोनों चार्जेस के ज्वाइन कर रही है, इसको अगर मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सिस हो गया इसके। अब कोई एक पॉइंट होगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बिकॉज ऑफ दिस होल सिस्टम डाइपोल, एंड दैट पॉइंट इज ऑन इट्स एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर लेट्स सपोज हम यहां पे वो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, एंड दिस पॉइंट P इज ए डिस्टेंस से R या X जो भी आपने लेना है, हमने सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो आप पॉइंट O से यहां तक के डिस्टेंस को आप ले लेंगे सपोज R, क्या ले लेंगे R। यहां तक क्लियर हुआ पुत्र। इससे पहले मैं आगे जाऊं तो आप यहीं पे समझ लीजिए A से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे सर R प्लस A, यानी कि AR प्लस A या A प्लस R, ठीक है जी। और अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम B टू P कैलकुलेट करना हो तो वो कितना हो जाएगा, ये R है ये A है, तो यानी कि R माइनस A। पॉइंट क्लियर हो गया। क्यों कैलकुलेट कर रहे हो सर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट P के ऊपर लेट सपोज इस चार्ज को हम 1 ले लें, इसको हम चार्ज 2 लेंगे। पॉइंट P के ऊपर चार्ज प्लेस्ड एट A से 1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव चार्ज की वजह से, आपको पता है नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स। ये याद है पुत्र, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये रहा डाइपोल मूवमेंट आपका। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ब्लैक पेन यूज करते हैं। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर को, इसको मैं E1 दे दूं, E1 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ड्रॉ करना चाहते हो तो कर दीजिए, ठीक है पुत्र। अगेन पॉइंट P के ऊपर अब सेकंड चार्ज की वजह से जो कि प्लेस किया है आपने B के ऊपर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू E1 ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू E1 ज्यादा होगी। यहां पे हमने फैराडे सर का फर्स्ट कंसेप्ट यूज किया कि छोटा साइज, एरो का छोटा साइज, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, यहां मैं लिख दूं अगर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, R जो भी था उसमें हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है पुत्र। तो R अगर छोटा है तो चार्ज सेम है, K सेम है। अगर R छोटा है यानी कि यहाँ का डिस्टेंस B टू P की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट B ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, डबल नहीं होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा हमें नहीं पता, बट अगर अब आप यहाँ पे देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयर विल बी सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इधर को, सपोज वो E, ठीक है पुत्र। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इसको रब कर रहा हूं, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, क्योंकि अब पूरे सिस्टम का आ गया ना पुत्र, एक चार्ज की वजह से इधर, एक चार्ज की वजह से उधर, तो पूरे सिस्टम की वजह से क्या होगा E, तो E नेट लिख लूं मैं इसको। सो दिस E नेट कैन बी रिटन एज E2 माइनस E1। अब E2 और E1 की वैल्यू मैं इधर कैलकुलेट करता हूं। सपोज पहले E2 का फॉर्मूला क्या आएगा पुत्र, इट इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन B टू P का स्क्वायर, BP का स्क्वायर कितना है, R माइनस A का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप E1 निकाल सकते हैं, इट विल बी KQ अपॉन A टू P का स्क्वायर, यानी कि R प्लस A का होल स्क्वायर, जो हमने पहले ही सॉल्व करके देखा हुआ है। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वैसे मैंने डायरेक्शन नेट ड्रॉ कर भी दिया, बट E नेट का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो E2 माइनस E1, क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, K इंटू Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो क्या मैं पुत्र यहां पे KQ बाहर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर।
अब K इंटू क्यू एलसीएम लीजिए। सपोज क्या होगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र। ठीक है पुत्र, इन दोनों का एलसीएम लिया है हमने, इसको a माना इसको b माना, ए स्क्र इंटू, अगर ये भी वैल्यू सेम होती तो ए स्क्र कॉमन हो जाता। तो यहाँ पे r माइनस ए है, यहाँ r प्लस ए है, तो फॉर्मूला आर स्क्र माइनस ए स्क्र, ऊपर स्क्र है तो वो ये रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या जाएगा पुत्र, r प्लस ए का होल स्क्र माइनस r माइनस ए का होल स्क्र। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab वाला, माइनस साइन यहाँ पे भी आएगा पुत्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, लेकिन बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं आर स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल। अब जो कटता है वो काट दीजिए, यू कैन सी है। तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2ar plus 2ar, it will be 4a into r divided by r square minus a square का होल स्क्वायर। ये ठीक है पुत्र। अब क्या 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। डाइपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला अभी बताया था, क्या फॉर्मूला था, q into 2a, q into 2a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2k q इंटू 2a इंटू r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मैं q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं। अब ये देखिए, सो 2kp इंटू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। तो ये आ गया ई नेट, ई नेट। यहां तक समझ में आया। बट एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिस्टेंस AB है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। AB का डिस्टेंस जो है वो बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू AP। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे हम लिख सकते हैं जी A इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। तो सर A स्क्वायर तो और भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू R स्क्वायर, क्योंकि R जनरली हम सेंटीमीटर्स वगैरह में लेंगे, A जो है वो जनरली माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में वैल्यूज आएंगी, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो भैया माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁶ पुत्र, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। अब उसका भी स्केयर कर रहे हो, 10⁻12 हो गया, 10⁻18 हो गया, बहुत छोटी वैल्यू होगी। इन दैट केस हम बेस से आर स्क्वायर निगलेक्ट करेंगे। तो पहले मैं यहां लिखूंगा, फाइनल वैल्यू वहां लिखूंगा। तो उस हिसाब से हम क्या लिखें, E इज इक्वल टू 2kp इंटू आर अपॉन, अब उतना आपने ए स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर R4 हो गया, एक आर कट गया। तो E एट एक्सियल पॉइंट क्या बन गया, E एट एक्सियल क्या कैलकुलेट करके फॉर्मूला आया जी, 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, E नेट एट एन एक्सियल पॉइंट 2kp अपॉन आर क्यूब। इसको आप रट लीजिए, इसको आप रट लीजिए। एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपको याद होगा, दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट अगर नेट ई नेट निकालोगे बिकॉज ऑफ डाइपोल तो वो आ जाएगा, सपोज मैं यहाँ पे एक्सियल लिख रहा हूं 2 मिनट के लिए, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया पुत्र, ये वैल्यू समझ में आ गई। सो ई नेट at an axial point is equal to 2kp upon r cube। r क्या है, r is the distance of a point on the axis of a dipole from the center of a dipole, from the center of a dipole। clear हो गया। So now we have to find out the electric field due to the dipole at a point on its perpendicular bisector or equatorial line। इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे पुत्र, अब हम अगेन 2 चार्ज लेंगे, सपोज -q एंड +q। इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को हम जोड़ेंगे। इसका सेंटर लेंगे पॉइंट O, नीचे ले लो, यहां पे लिख दो, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब 2 मिनट के लिए नीचे लिखा है, ठीक है। अब ये इसका एक्सियल लाइन था,
इसके सेंटर से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे विच शुड बी परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन है ये होगी इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल कितना बनने वाला है फिर, ठीक है पुत्र। अब इसके ऊपर आपने कोई पॉइंट लेना है, सपोज पॉइंट P, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। तो सर बाकी सारी कहानी सेम, यानी कि A से B तक, A से O तक का डिस्टेंस स्मॉल a, यहां तक का फिर स्मॉल a, सर जी पूरा पता नहीं, अच्छा पता है, P से O तक का डिस्टेंस पीछे भी जो लिया था हमने R, वही यहां ले रहे हैं, ठीक है पुत्र, स्मॉल r। अब आप क्या कीजिए, अब इन लाइंस को जोड़ दीजिए, समझ आ गया पुत्र। अब इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है पुत्र, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी इनवर्स, क्या होगी, इनवर्स। इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, E1, ठीक है पुत्र। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स, क्या लिखूं इसको, E2। इस बार एरो ऑलमोस्ट सेम बनाए, क्यों, क्योंकि सर सेम डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस लिया वो, लेट्स सपोज x ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना पुत्र, ये समझ आ गया। अब एक तरह से आपको यहाँ पे ये क्लियर हुआ है कि यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ को आएगी, कितनी आएगी हमें नहीं पता पुत्र, अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज कर लीजिए दिस इज एन एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है पुत्र। एंगल थीटा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में अगर आपको कोई डिस्टेंस x लेना होता है एट एनी पॉइंट, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रहा होता है उसको हम एंगल थीटा लेते हैं। यानी कि यहां पे डाइपोल मूवमेंट ये रहा, तो P और ये रहा वो पॉइंट, अब P से जो एंगल थीटा है वो ये रहा, क्लियर हो गया पुत्र। अब एक काम करते हैं, AB के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होने वाला है, अच्छा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होने वाला है, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स, राइट, अच्छा। अब एक काम करते हैं, हम यहां पे इसको समझ लेते हैं, ये थीटा है पुत्र, ये भी थीटा, ये इसका थीटा, ये इसका थीटा। अब E नेट तो बाद में निकालेंगे, पहले आप देखिए डायग्राम के हिसाब से, तो क्या मैं E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ठीक है पुत्र। क्या इसी तरह से हम ब्लू पेन से E2 को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा पुत्र E2 साइन थीटा और ये होने वाला है E2 कॉस थीटा। यानी कि इस डायरेक्शन में एक E2 कॉस थीटा है और एक E1 कॉस थीटा है। अब आप अगर ध्यान से देखें, पॉइंट P जो है दैट इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, डिस्टेंस x लिया हुआ है, तो यानी कि E2 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा कुछ से, E कितना होगा देख लेते हैं। तो E1 निकालूं अगर मैं, तो वो क्या होगा पुत्र, K स्मॉल क्यू लिया ना पुत्र आपने, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, इतनी ही वैल्यू E2 की भी होने वाली है, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इसको E ले सकते हैं, तो अगर E का वैल्यू सेम है तो थीटा सेम है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को काट देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ ओनली E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। समझ आया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख लूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लिख सकता हूँ जी। E1 और E2 को E लिख सकता हूँ, तो क्या इसको मैं 2E cos थीटा लिख सकता हूँ, नाराजगी अगर किसी को है तो पूछ लो। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, KQ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब भैया थीटा जनरली इस केस में गिवन नहीं होता, थीटा गिवन नहीं है, लेकिन आपको R और A पता है, ये A है, R और A पता है ना, तो आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है A, हाइपोटेन्यूज क्या है X, ठीक है पुत्र।
बट हमें आर और ए की वैल्यू पता होती है, एक्स तो हमने सपोज किया है, क्योंकि आपको सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सॉरी, आपको पॉइंट दिया होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ना कि ए से। तो क्या मैं x को, पहली बात तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2kq इंटू ए अपॉन एक्स क्यूब लिख लूं पुत्र, 2 को अंदर ले जाऊं 2 मिनट के लिए, kq इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो डाइपोल मोमेंट हम फिर चुपके से लिख लेते हैं q इंटू 2a। सर डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाया यहाँ पे, हाँ ये रेड पेन वाला बनाया है, ठीक है जी। नीचे क्या रह गया पुत्र, एक्स क्यूब। क्या एक्स क्यूब को मैं बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ये कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। तो क्या ये वैल्यू यहाँ फिक्स हो सकती है, एक्स की जगह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 ऊपर पहले ही है और अंडर द रूट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पुत्र, q इंटू 2a को क्या अब आप डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहां तक ठीक है। अब जैसा आपको पता है a की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू r, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू r स्क्वायर। बेस में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इन दैट केस ये बचेगा r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 बचे कट जाएगा, तो E नेट क्या आएगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब। क्या एक्सियल के साथ इसका कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, E एक्सियल था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन था 2 kp अपॉन आर क्यूब, याद आया। तो इस हिसाब से E एट इक्वेटोरियल पॉइंट कह रहा है kp अपॉन आर क्यूब, यानी कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। डायरेक्शन में याद कीजिए जो E एक्सियल था दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में था। तो E एक्सियल को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, तो आप लिखोगे E वेक्टर एट एन एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ऑन द अदर हैंड, अब अगर आप देखें आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E नेट, वो आया है इधर को, E नेट, और डाइपोल मोमेंट कहाँ है, इधर को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट E एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू -2kp अपॉन आर क्यूब, सॉरी -2 कह रहा हूं, -kp अपॉन आर क्यूब। अब मैंने वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर दिए, दोनों वेक्टर फॉर्म में समझ में आए। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है, या क्या थी या क्या होगी, सर जी चार्ज की कूलम, a की मीटर, तो कूलम इंटू, क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। So now we have to find out the electric field due to a short dipole at any point in the space at distance x from the center O and at an angle theta with the dipole या dipole moment। मतलब समझाओ, मतलब समझ में नहीं आया समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये रहे पुत्र आपके दो चार्जेस, जिसको आपने क्या कहा, डाइपोल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर हम 2a ले लेते हैं, कहीं टीचर्स l लेते हैं, कहीं r लेते हैं, हमने जो लिया है वो बुक में यही लिया है, हमने भी वही ले लिया। सेंटर O, तो सर जी ये डिस्टेंस a, बिल्कुल सर जी ये डिस्टेंस भी a। अब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ना वो एक्सियल पे है ना वो इक्वेटोरियल पे है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, वो कहीं पे भी हो सकता है, इन अ स्पेस एनीवेयर, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। जस्ट आपको अगर ये दो टर्म्स पता है, यानी कि सेंटर से उसका डिस्टेंस x, जिसको वेरी करके आप पॉइंट को नजदीक या दूर ला सकते हो, सही कह रहा हूं ना। अगर x की वैल्यू अगर आपको पता है तो x छोटा होगा तो नजदीक हो जाएगा, x बड़ा होगा तो भैया दूर भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट P, A एंड B,
और थीटा क्या है, ध्यान से सुनिए, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है मतलब डाइपोल मूवमेंट से आपका डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा ये है एंगल थीटा। ध्यान रखिए कई क्वेश्चंस के अंदर डाइपोल में आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स सपोज, और वो ये थीटा दे देते हैं। तो क्या हमें ये लेना है? नहीं लेना सर, लेना हमें ये वाला है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कई न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे करके ये एंगल दे दें। ठीक है पुत्र, क्या ये एंगल लेना है? अगेन नहीं लेना, हमें डाइपोल मूवमेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना है विद द कोऑर्डिनेट और विद द लाइन विद जॉइन विद द पॉइंट पी। ठीक है पुत्र, तो अगेन ये कितना हो जाएगा सर? 180 माइनस थीटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसको हटा देते हैं, अभी हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब करें कैसे? प्रॉब्लम क्या है कि पॉइंट पी पे हमें नहीं आता कैलकुलेट करना, हमें तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ये जो डाइपोल मूवमेंट है, इस डाइपोल मूवमेंट के एक्सिस पे और इस डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर पे फॉर्मूला सॉल्व करने अभी हमने सीखे। तो क्या डाइपोल मूवमेंट एक तरह से मैं लाइन जॉइनिंग के अराउंड भी ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल, कौन रोक रहा है? ठीक है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसकी मदद से ये जो पॉइंट पी है वो किसी तरह से एक्सियल या इक्वेटोरियल या दोनों पे आ जाए? कर सकते हैं? यस सर। कैसे? आप इस डाइपोल मूवमेंट को रिजॉल्व कर दीजिए। रिजॉल्व कैसे? ये पुत्र P है, तो ये वाला क्या होने वाला है? रेड पेन सर जी, P cos थीटा है ना, और यहां से इसके परपेंडिकुलर ये, वेरी गुड, P sin थीटा। समझ में आया? पहले जब P था तो इसके एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 2kp अपॉन आर क्यूब। इसको मैं 2 मिनट के लिए अब r ले लेता हूं, x ले लो, चलो कोई नहीं, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। कोऑर्डिनेट तो हम चेंज कर सकते हैं ना, वेरिएबल है। और जब ये भाई साहब p थे तब इसके इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था kp अपॉन आर क्यूब। मैंने वहां r लिया था, यहाँ x ले लिया, मर्जी है, कोई नहीं रोक रहा। वो तो पुत्र डायरेक्शन के लिए, मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। लेकिन अब हमारे पास अगर इसका छोटू सा और सुंदर सा डायग्राम बनाऊं तो ये रहा P cos थीटा। सही है गलत है पुत्र? अब P cos थीटा के एक्सियल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या मैं इसको 2 मिनट के लिए E1 दे दूं? और डायरेक्शन कहां थी एक्सियल में? सर जी सेम डायरेक्शन में, ऐसे चलो, ऐसे, ये था E एक्सियल की डायरेक्शन, E एक्सियल की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो सर यहां पे क्या होगा? ये होगा E1 का वैल्यू। समझ आ गया पुत्र? सर जी अब ये रहा आपका P sin थीटा। P sin थीटा की वजह से यहां पे अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट लग रहा है आपको? इसको पकड़ के घुमा के ऐसे सीधा करके देखो, लग रहा है नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो यानी कि इक्वेटोरियल के हिसाब से ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। डायरेक्शन फिर वही बात सर जी, माइनस। माइनस का मतलब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी थी, P इधर को, ये इधर को। तो अब P इधर को है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर को होने वाला है, E2। ठीक है पुत्र, ये एंगल थीटा ही है। ये समझ में आ गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर समवेयर कहीं यहां को आएगा, देखते हैं कितनी आएगी। ठीक है पुत्र, वेक्टर फॉर्म लगाओगे ना, और दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है? इसको सीधा करके देखो, एक ऐसे है तो ये ऐसे हो गया, एक इधर है तो भैया ये इधर हो गया। तो इन दोनों के बीच में तो एंगल E2 और E1 के बीच में। तो क्या मैं E नेट निकाल सकता हूं यहाँ पे? बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, 2E1 E2 cos 90, cos 90 जीरो गायब कर दो। ठीक है, अब सर जी E1 की वैल्यू हमें नहीं आती, ये रही 2kp अपॉन एक्स क्यूब। लिखो 2kp अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, सॉरी। E2 ये लिखा है पुत्र, kp अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर।
हमने वहां x को ही r लिया था, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब इस पूरे का स्क्वायर होगा, एक तरह से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4k² p² अपॉन x⁻⁶। यहां पे सॉरी, यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है। यहां पे जो E1 और E2 की वैल्यू है, E1 यहां पे E एक्सियल आया था ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P। यहां पे जो E1 है दैट इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, यानी कि ये वैल्यू आएगी 2kp cos थीटा अपॉन x3, और E2 का वैल्यू आएगा kp sin थीटा अपॉन x3। तो सर यहाँ पे वैल्यूज दोबारा चेंज करनी पड़ेंगी, है ना, ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे P की वजह से एक्सियल पॉइंट पे ये फॉर्मूला था, वहां पे P cos थीटा की वजह से एक्सियल लाइन पे ये फॉर्मूला आएगा 2kp cos थीटा। वहां पे P था, यहाँ P cos थीटा है। अच्छा, समझ में आना शुरू हुआ। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो 2kp cos थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वायर। ठीक है उत्तर। kp x³ कॉमन है, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा वो तो बिल्कुल ही, kp अपॉन x³। अंदर क्या बच गया सर, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या 4 cos स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 बार लिख सकते हो, जिसमें से एक cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर क्या हो जाएगा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। इन दैट केस E नेट क्या फॉर्मूला आ रहा है, kp अपॉन x³ इंटू अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस यूर E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं अभी हमने देखी, डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है पुत्र, डायरेक्शन निकालना हो तो लेट सपोज ये है एंगल अल्फा, ये है एंगल अल्फा। यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं पुत्र E1 E2, ये एंगल थीटा है, पॉइंट P को इधर लिख देंगे हम। तो ये लेट सपोज कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये वाला ले लीजिए अल्फा, इजी सॉल्व करने के लिए जैसा बुक में दिया। हम ये भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर आप ये ले लीजिए E नेट। ठीक है पुत्र, तो इस डायग्राम को अगर आप दोबारा समझो, यहाँ पे ये रहा E1, ये रहा सपोज E नेट, और ये रहा आपका E2 E नेट। ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो आप क्या यहाँ से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू वेरी इजीली। tan अल्फा कर दीजिए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है E2, बेस क्या है E1। तो क्या यहाँ पे लिख दूं मैं tan अल्फा इक्वल टू E2 की वैल्यू पुत्र kp sin थीटा अपॉन x³ और E1 की 2kp cos थीटा अपॉन x³। जो कटता है काट देना, क्या बचेगा खाली 1/2 sin थीटा बाय cos थीटा, तो जिसको हम कह सकते हैं tan थीटा। तो tan अल्फा का रिलेशन आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, यानी कि अगर आपको थीटा गिवन है तो आप अल्फा भी निकाल सकते हो। ठीक है पुत्र, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए जो E नेट आया है वो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो P था उससे किस डायरेक्शन में, तो आप निकाल दीजिए। सर ये P है, सर जी नेट ये थीटा है, और ये इसके मुकाबले अल्फा है। तो अगर E नेट की डायरेक्शन निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट, E नेट की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट, तो क्या आएगी पुत्र, दैट इज थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। थीटा गिवन होगा, अल्फा हम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, kp अपॉन r³ या x³ अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस